आप सभी का एक बार फिर से नए क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम होता है। उसी नियम को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। यानी जब भी कोई अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम लागू होता है। जो नियम लागू होता है, जो सिद्धांत लागू होता है, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, इसमें कई नियम आते हैं, जैसे कि पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो जितना अभिकारक के मोलों की संख्या होगा उतना ही उत्पादों के मोलों की संख्या होगा। आप जानते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसको हम तीर द्वारा दर्शाते हैं। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिकारक क्रिया करने के पश्चात बनाते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि कोई भी अपक्रिया होती है तो उसमें द्रव्यमान का संरक्षण होता है। यानी द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपका अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ किसी भी तरह से बना हो, यानी कोई भी यौगिक कह लो चाहे पदार्थ किसी भी तरह से बना हो, उसमें जो परमाणुओं का अनुपात होता है वह स्थिर हमेशा रहता है। ठीक है, यानी कोई भी पदार्थ रहेगा वो किसी भी विधि से आप बनाओ चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, उसमें जो परमाणुओं या तत्वों का जो अनुपात होगा वह हमेशा स्थिर रहेगा, वह बदलेगा नहीं। जैसे कि अब कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरह से बने, चाहे लैब में बनाइए, चाहे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो, या फिर कोई लकड़ी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। उसी तरह जैसे जल हो गया, तो ये जल किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। ठीक है, जल जो है किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमेशा अनुपात स्थिर रहेगा। अगर इसका देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन का होता है 12 और इसका 32, तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन में 12 संबंध 32 का अनुपात रहेगा स्थिर। उसी तरह अगर जल में देखा जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 1 संबंध 8 का अनुपात होगा, यानी ये हमेशा स्थिर रहेगा। तो यही स्थिर अनुपात का नियम में ये कहता है। नंबर 3 है आपका गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात के नियम का मतलब ये होता है कि जब दो तत्व आपस में मिले या किसी तीसरे से मिलते हैं तो उसमें जो कॉमन तत्व होता है उसमें सरल अनुपात होता है। यानी 2 या 2 से अधिक तत्व जब 2 या 2 से अधिक यौगिक जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कॉमन तत्व होता है उसमें हमेशा सरल अनुपात होता है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन
यहाँ पे है, यहाँ पे हम कर लेते हैं ½ O2 करके बैलेंस करने के लिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो CO बना। अब उसी तरह कार्बन और दूसरा मतलब ऑक्सीजन जुड़ा इसमें तो CO2 बनाया। तो इसमें अगर देखा जाए इस ऑक्सीजन में और इस ऑक्सीजन में तो हमेशा सरल अनुपात होगा। सरल अनुपात कैसे होगा? यहाँ इसका 16 संबंधे 32 इस और इस ऑक्सीजन में, तो ये बना लेगा क्या, इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 संबंधे 2। तो ये हमेशा सरल अनुपात रहता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का, दोनों में ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, सरल है। अगर दूसरे उदाहरण से देखते हैं, जैसे H2 + O2 मिल के बना दिया H2 और O2, उसी तरह से H2 + O2 मिला तो बना दिया H2O। ठीक, तब यहाँ पे क्या हो गया, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो सरल अनुपात है। यह 32 हो गया, यह हो गया 16, यानी 2 संबंधे 1 का अनुपात। ये यहाँ पे सरल अनुपात आएगा। यह गुणित अनुपात का नियम है। बाकी परिभाषा आप नोट से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बस मुझे यहाँ पे इन सबको एक तरह से समझाने का मतलब है। चलिए अगला हम देख लेते हैं गैसीय आयतन का नियम। मिनट इसको देते हैं। गैसीय आयतन का नियम, इसमें क्या है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक गैस आपस में क्रिया करके कोई तीसरी गैस या अन्य गैस बनाएंगे, तो जो आपस में क्रिया गैसें करेंगे उसमें सरल अनुपात होता है। बस यही है कि जब इसमें 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में क्रिया करेंगी तो उसमें सरल अनुपात होता है। जैसे कि आपका हो गया H2 + O2 = 2H2O। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसका 2 आयतन है, इसका 1 आयतन है। तो इसमें आयतन के हिसाब से क्या हो रहा है, इसमें एक सरल अनुपात आ रहा है। यानी जब 2 गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है, जिसे हम बोलते हैं गैसीय आयतन का नियम। ऐसे ही हम ले लेते हैं H2 + Cl2, तो यह बनाएगा 2HCl। तो यहाँ पर भी सरल अनुपात है, 1 आयतन इसका, 1 आयतन इसका, मतलब 1 संबंधे 1, यानी सरल है या भिन्नात्मक नहीं है। जैसे यहीं हो जाता 2 संबंधे, जैसे 2.1 संबंधे 3, तो यह सरल अनुपात नहीं है, पूर्णांक में होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। तो गैसीय आयतन का नियम यही कहता है, जब 2 गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आयतन में एक सरल अनुपात होता है। तो यहाँ पे आपका गैसीय आयतन का नियम भी समाप्त। तो इस तरह से रासायनिक संयोग के नियम में बस इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? देखिए, परमाणुओं के बारे में, यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो पदार्थ की संरचना के बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे डाल्टन। और इन्होंने अपना एक विचार दिया, जैसे अपना किसी पदार्थ का अध्ययन किए तो इनको लगा कि भाई ये चीज़ें सही है। तो इनके हिसाब से ये था कि कोई भी पदार्थ बनता है तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा। उनकी बातों को मैं यहाँ रिवीजन कर रहा हूँ। जो लोग ज़्यादा पढ़ लिए होंगे पहले से तो सोच रहे होंगे कि गलत करें, तो मैं ये नहीं, मैं बस कह रहा हूँ, लेकिन इनके सिद्धांत को बता रहा हूँ। तो डाल्टन ने क्या देखा कि जो जो पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? जितने प्रकार के तत्व होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, तो जितने तत्व उतने परमाणु। ठीक है, 2 पॉइंट। अगला इन्होंने ये बताया कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं तो उनका भिन्न भिन्न प्रकार का आकार होगा, उनका द्रव्यमान होगा।
भार होगा। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अगर तत्व हैं तो उनका भिन्न भिन्न प्रकार का आकार, द्रव्यमान और भार होगा। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं, यानी एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु हैं, तो उनका जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा, सब बराबर होगा। ठीक है। फिर इन्होंने अगला ये बताया कि जो भी परमाणु यानी तत्वों के जो परमाणु होते हैं जब यौगिक बनाते हैं तो हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है। इतना आपको परमाणु के डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में ये आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या कि जो पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। परमाणु अनेक प्रकार के होते हैं जितने कि तत्व होते हैं। ठीक। और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, आकार भिन्न भिन्न होता है। एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान समान होता है। जब भी कोई यौगिक बनाते हैं तत्वों के परमाणु आपस में मिल करके तो सरल अनुपात में संयोग करते हैं। यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या इसको हम बोलते हैं आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, ये भी बोलते हैं, या इसी को बोल सकते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। इसी में क्लियर कर देंगे हम तीनों चीज़ों को। आधुनिक परमाणु का सिद्धांत क्या है, आधुनिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, या फिर इसको कह सकते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमियां। ठीक है। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए जब आधुनिक खोज हुआ तब पता चला कि एक चीज़ हमने उसमें छोड़ दिया था, डाल्टन एक चीज़ और भी बताए थे कि जो परमाणु होते हैं वह अविभाज्य होते हैं, मतलब उसको हम बांट नहीं सकते। वो पॉइंट थोड़ा सा छूटा हुआ है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत में क्या हुआ कि जब परमाणुओं का अध्ययन किया गया तो पता चला कि परमाणु भाई अविभाज्य न होकर के विभाज्य हैं। वह 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे डाल्टन का पहला दोष आ जाता है क्या कि इन्होंने क्या बताया था कि परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं, लेकिन आधुनिक खोजों से पता चला कि परमाणु विभाज्य होते हैं जो 3 मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो पहली कमी ये हो गई, और आधुनिक परमाणु सिद्धांत बोले तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा इन्होंने ये बताया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, पर आधुनिक खोजों से पता चला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान भी हो सकता है। जैसे कि भिन्न भिन्न तत्व जैसे हमने ले लिया आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हो गया 18, 19 और 20। इसका भी परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या 40, इसका भी 40। डाल्टन ने क्या कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, पर आधुनिक खोजों से ये पता चला कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आर्गन का भी 40, पोटेशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40 हो गया। इसको हम बोलते हैं समभारिक, नाम सुने होंगे समभारिक। अब इसी में बन जाता है कि भाई समभारिक किसे कहते हैं, तो समभारिक मतलब सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का भार यदि समान हो और उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो तो उसे हम बोलते हैं समभारिक। यहाँ पे समभारिक। फिर डाल्टन ने यह भी बताया था कि अगर एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो उनका जो द्रव्यमान होगा, आकार होगा, सब एक प्रकार का होगा, यानी समान होगा। पर आधुनिक खोजों से ये पता चला कि एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं उनका द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग आ गई। जैसे आपने देखा होगा बहुत पहले हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। अब ये देखिए एक ही प्रकार का परमाणु है पर इसका द्रव्यमान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे डाल्टन का भी परमाणु सिद्धांत क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, यानी उनका ये भी दोष है। ठीक है। इसके बाद एक और आता है कि इन्होंने बताया था कि जो यौगिक बनता है तो परमाणु जो होते हैं वह आपस में मिलते हैं तो सरल अनुपात में मिलते हैं, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सरल अनुपात में भी मिल सकते हैं, बिना सरल अनुपात में भी मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आधुनिक परमाणु का सिद्धांत कह लो, चाहे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कमी कह लो, चाहे आधुनिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कर लो, तीनों के बारे में एक ही चीज़ है। ठीक है। तो इतना आप
चलिए अगला हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र। क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो रासायनिक सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि कोई भी यौगिक है तो उसमें कितने परमाणु हैं, यानी परमाणु और परमाणुओं के संख्या को प्रदर्शित करता है। रासायनिक सूत्र वह सूत्र है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस यौगिक में परमाणु और परमाणु की संख्या कितना है। बस। रासायनिक सूत्र 3 तरह के होते हैं। एक होता है मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा होता है अणु सूत्र, अणु सूत्र। और तीसरा होता है संरचना सूत्र। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र को हम जान लेते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे कि आप अगर देखा जाए C6H12O6, अगर इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना पड़े तो हम इसको सरल कर देंगे। सरल का मतलब सबसे छोटा बना देंगे। जब छोटा बनाएंगे तो यह क्या बनेगा? CH2O। तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। ऐसे ही CH3COOH एस्टिक एसिड है। अब इसको हम अगर परमाणुओं की संख्या को सरल करें, आपेक्षिक का मतलब ये होता है कि सरल करना, तो आप सरल करेंगे तो यहाँ 2 है, ये 4 है और ये 2 है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4O2। अब इसको भी सरल यदि करेंगे तो CH2O बनेगा। तो यानी ग्लूकोज का भी मूलानुपाती सूत्र ये हो गया। तो वही है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक मतलब सरल, जो जितनी संख्या है उसको बराबर संख्या से भाग दे देंगे, जो सरल अनुपात आएगा वहीं उसका क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र। तो ग्लूकोज का अगर 6 से भाग देते हैं सब में तो 1 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH2O। इसमें भी उसी तरह करते हैं तो CH2O। तो यही होता है मूलानुपाती सूत्र। अब यहीं पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अणु सूत्र क्या होता है। तो बस शब्द को बदलना है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को अणु सूत्र बोलते हैं। ठीक है। अगर आप लगा दे रहे हैं किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या को मूलानुपाती सूत्र, लेकिन अगर कह दें अणु सूत्र क्या होता है तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या, यानी कि वाकई में उसमें कितना है। हमें सरल नहीं करना है, वाकई में जैसे ग्लूकोज बना तो उसमें कितना कार्बन है, इस चीज़ को बताना था। अब यहाँ पे अणु सूत्र का ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि अणु सूत्र का मतलब कि ग्लूकोज में कितना परमाणु हैं, उनकी वास्तविक संख्या क्या, रियल में क्या है, कितना है। तो कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। एस्टिक एसिड में क्या होता है वाकई में परमाणुओं की संख्या, वास्तविक में, सच में? तो भाई ये होता है कार्बन 2 होता है, हाइड्रोजन 4 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। पर अगर मूलानुपाती कर दिया जाए तो उसको सरल कर देंगे, आपेक्षिक संख्या। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है कि कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु हैं वह आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हैं, उसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र। ठीक है। किसी यौगिक में जो परमाणु हैं, जैसे कोई भी यौगिक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ना, तो अब वह आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े। ऐसा तो है नहीं कि सब अलग अलग हैं। जैसे हमने इसका लिख दिया, जैसे ग्लूकोज का ये हमने सूत्र लिख दिया, तो अब इसमें ये सब आपस में किस तरह जुड़े हैं? क्या जैसे ऐसे ही जुड़े हैं? तो ऐसे नहीं जुड़े हैं। किस तरह से जुड़े हैं आपस में एक दूसरे से, उस व्यवस्था को हम बोलते हैं संरचना सूत्र। जैसे मेथेन CH4, ये आपका अणु सूत्र हो गया। ठीक है। अब इसका संरचना सूत्र का मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन आपस में इस तरह से जुड़ते हैं, 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है सिंगल, और हाइड्रोजन भी सिंगल। तो ये इसका संरचना सूत्र, ये अणु सूत्र। ठीक। उसी तरह अगर हम एस्टिक एसिड को ले लेते हैं CH3COOH, अब इसका अगर हम बनाएं तो COOH ऐसे C, ये आपका हो गया संरचना सूत्र। अगर इसी को हम शार्ट कर दें CH2O,
अब देखिए यहाँ पे तीनों क्लियर हो गया। ये आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र, ये हो गया अणु सूत्र, ये हो गया इसका संरचना सूत्र। ये बता रहा है कि उस यौगिक में उसकी आपेक्षिक संख्या कितना है, ये बता रहा है कि उस यौगिक में परमाणुओं की वास्तविक संख्या कितना है, और ये बता रहा है कि उस यौगिक में परमाणु किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं, उनकी क्या व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे इस बारे में हम जब अगले क्लास में मिलेंगे तो पूरे डिटेल में बताएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका क्लास भी बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर महसूस करोगे। इसलिए हम इसको इसी पर रोक रहे हैं। मेरे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।